नमस्ते। निर्मल वर्मा सम्मान अब अनाउंस हो चुके हैं। मैंने लिस्ट देखी। पिट्सबर्ग के सेतु पत्रिका के अनुराग शर्मा का नाम देख के मैं बहुत खुश हुई। अनुराग शर्मा एक बहुत पॉपुलर एडिटर ही नहीं है, ये मेरे दोस्त भी हैं और साथ में एक उम्दा राइटर है। सुनिए। मरेंगे हम किताबों में, वरक होंगे कफन अपना। किसी ने ना हमें जाना, न पहचाना सुखन अपना। चलिए अनुराग से बातें करते हैं। हाँ अनुराग, मैं मुक्ता बोल रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने अभी अभी सुना निर्मल वर्मा सम्मान के बारे में। अब बताओ कैसा लग रहा है। नमस्ते मुक्ता। आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। और दूर देश में भी जब कोई अपनी जैसी सोच वाला, अपने जैसे विचारों वाला कोई मित्र साथ में होता है तो और भी अच्छा लगता है। आपका सवाल कि मुझे कैसा लग रहा है, तो शायद उत्तर तो ऑब्वियस है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आ, बात मेरे ख्याल से सम्मान की उतनी नहीं है जितना पहचान की है। जब आपको लगता है कि आपका काम पहचाना जा रहा है, उसको कोई उसको रिकमेंड करने वाला है, कोई उसको अप्रूव करने वाला है, कोई, तो कहीं ना कहीं हम लोग सब इंसान हैं, अंदर से खुशी तो होती है। और मैं भी बहुत खुश हूँ। और देखिए, इस बहाने आपसे फिर से बात करने का मौका मिला, उस बात की भी मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। अच्छा अनुराग, आप बैंकिंग में हैं तो ये लेखक अनुराग कब पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? जी, बैंकर तो मैं बहुत बाद में बना। इनफैक्ट मेरी पहली और दूसरी नौकरी बैंकिंग में थी, और इत्तेफाक से बहुत सालों के बाद जो नौकरी मैं इस समय कर रहा हूँ वो भी बैंकिंग सेक्टर में ही है। लेकिन ये सारी बात की बातें हैं, लेखक तो शायद हमेशा से अंदर बैठा हुआ था। और कहानियाँ भी जन्म ले रही थी, लेकिन अनुभव जिस तरह से बढ़ते जाते हैं, कहानियाँ भी पकती जाती हैं। तो वो कहानियाँ मैच्योर होती गई जो जो ये इंसान मैच्योर होता गया। बैंकिंग बहुत ही ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ उससे ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। ज़िंदा तो मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैं लिख पा रहा हूँ, अपने को अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ। अनुराग की एक कहानी मैंने अभी हाल में पढ़ी, मैजेस्टिक मूच। मूच, अब क्या कहूँ, ये कहानी इतनी गजब की कहानी है, शानदार कहानी है। इस कहानी में मोमेंट्स हैं, ऐसे पल हैं जो मन को लुभा जाते हैं। मेरे मन को लुभा गए। हे थैंक यू, थैंक यू। और एक और बात बोलूं, जो नायक है मूंछ वाला, वो अंदर से ना जगा हुआ इंसान है और ज्वलंत इंसान है। तभी तो कहानी पढ़ते वक्त लगातार यही लगता है कि हम उसके इनर स्पेस आउटर स्पेस में लगातार 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 यात्रा कर रहे हैं। ऐसी कहानियाँ क्यों नहीं आती हैं हमारे पास? अच्छा अनुराग, दो लाइनें हो जाए। जिंदगी एहसास है, एहसास खुश नसीबी का, दूर रहकर भी अजीज़ों से बहुत करीबी का। अनुराग, सम्मान से तो खैर सबको खुशी मिलती है, लेकिन आपने ये भी कहा कि रिकग्निशन के भी मायने होते हैं। तो जो बात समझनी भी आसान है। तो ये बताइए कि आप अपनी रचनाओं की, अपने वर्क्स की क्या यूनिक बात, सिग्नेचर स्टाइल क्या बोलेंगे? क्या है अनुराग की पहचान? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मेरा ध्यान इस बात पे गया कि कई बार बहुत सारी बातें होती हैं और हम कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि वो जैसी हैं वैसी क्यों हैं। तो अभी आपने पूछा तो मेरा ध्यान गया कि ये मेरा लेखक होना एक पैराडॉक्स है। अभिव्यक्ति तो इंसानी ज़रूरत है, हम लोग सब कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, हर एक के पास कोई ना कोई कहानी है, बल्कि
कुछ लोगों के पास तो हर विषय पे बोलने के लिए कुछ ना कुछ है। और मैं जिस तरह का आदमी हूँ, मैं वन लाइनर में विश्वास रखता हूँ, बुलेट पॉइंट्स में बात करता हूँ। और मीटिंगों, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में देखता हूँ कि कई बार जब बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कहना होता है, तो अगर मेरे पास विचार है भी तो उसको अपने पास ही रख लेता हूँ। और कभी कभी इसलिए भी नहीं कहता कि संजो के रखो इसे, हाथ से न जाने दो, बात निकलेगी तो बेकार चली जाएगी। कि जहाँ आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शायद भाषा की समस्या है या समझ की समस्या है, या आपका और श्रोताओं का पैराडाइम ही डिफरेंट है, तो वहाँ भी होता है, कई बार सवाल भी अनुत्तरित रह जाते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो आदमी बोलना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता, किसी के साथ कुछ भी साझा नहीं करना चाहता, वो लेखक क्यों बना। तो एक बात तो ये है कि आप कितना भी बचना चाहें, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कुछ बातें आप कहे बिना नहीं रह सकते। तो जो उस तीव्रता के ऊपर, उस थ्रेशोल्ड के ऊपर जो विचार आ जाता है, वो मैं लिख देता हूँ, लिखना चाहता हूँ। दूसरी बात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की है कि लोगों को टोकना मेरी आदत नहीं, कुछ कहना मेरी आदत नहीं। आपने लिख दिया, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। आप किसी को समझाने नहीं जा रहे हैं, आप किसी को बताने नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट ब्लॉगिंग के दिनों में जब हम लोग लिखते थे, लोगों की टिप्पणियाँ आती थीं, और कई बार किसी टिप्पणी पे मुझे कुछ उत्तर लिखने का मन होता था और मैं अपने को रोक लेता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी उस टिप्पणी की वजह से बहुत सारे लोगों के विचार आगे बदल जाएं और वो ना लिखें जो वो लिखना चाहते थे या कहना चाहते थे। तो मेरी कोशिश ये है कि दूसरों की अभिव्यक्ति को पूरा आदर दिया जाए, और एक लेखक होने के नाते भी पात्रों पे, कथानक पे, शिल्प पे लेखक का अधिकार है। वो सब अपने हिसाब से करता है, सब कुछ करता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पाठक को समझा जाए। अच्छा लेखक वही है जो पाठक की अनकही को शब्द दे सके, उनको बता सके क्या है, उनके साथ साथ में बैठ के संवाद कर सके, उनके बीच का व्यक्ति बन के। पात्रों के बीच में तो लेखक रहता ही है, लेकिन लेखक को पाठकों के बीच में रहना चाहिए। दुर्भाग्य से हिंदी में पाठकों की समस्या बहुत बड़ी है। सारी दुनिया की भाषाओं में लिखने वाले कुछ ही लोग हैं और पढ़ने वाले सब लोग हैं। हिंदी में मुझे ऐसा लगता है कि लिखने वाले तो फिर भी बहुत हैं, अभिव्यक्ति वार्धक्य एक बड़ी समस्या है, लेकिन पढ़ने वाले सिर्फ वही हैं जो किसी न किसी नाते से हिंदी साहित्य से जुड़े हैं। या तो वो खुद साहित्यकार हैं या प्रकाशक हैं, या फिर वो हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी में पीएचडी कर रहे हो, हिंदी में एमए कर रहे हो, या हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो सपोज़ कोई वैज्ञानिक है, वो आमतौर पे हिंदी में नहीं आता। आप फिज़िक्स की छात्रा, शिक्षिका सब कुछ रही हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि भौतिकी वाले बहुत कम लोग यहाँ पे हैं। खुशी की बात है कि सेतु में ऐसे कई लोग हैं, लेकिन आम तौर पे साहित्य का अन्य विषयों से, हिंदी साहित्य का उस तरह का नाता नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, खासकर पाठक वर्ग से। तो मेरी पहचान ये है कि मैं वो लिखना चाहता हूँ जो मेरे पाठक एक्चुअली कहना चाहते हैं। मैं उनकी ज़ुबान बनना चाहता हूँ। मैं कोई भी लेखक सारी दुनिया के सारे पाठकों को तो नहीं पहचान सकता, और अगर ऐसा हो पाता तो बेचारे सलमान रश्दी पे जिस तरह के अटैक हुए हैं, अभी भी वो पीड़ा में ही हैं, एक आंख चली गई है उनकी, उस तरह की चीज़ें नहीं होती। क्योंकि अगर लेखक ये समझ पाता कि कौन सा पाठक उस पर क्या प्रतिक्रिया करेगा, बिना समझे ही उसको किस तरह से अपना दुश्मन मान लेगा, वो नहीं होता, उससे बचा जा सकता था। तो कहीं ना कहीं वो एक संवेदना भी है पाठक के प्रति, जहाँ मैं ये समझना चाहता हूँ। लेकिन एक बात जो हो सकता है मैंने पहले कही हो कभी, लेकिन वो ये है कि मैंने कहा कि जो चीज़ उस थ्रेशोल्ड को पार कर लेती है, मैं उसी को लिखता हूँ। तो शायद आप कल्पना कर सकती हैं कि वो कितनी पीड़ादायक हो सकती है, जो बात लिखे बिना नहीं रहा जा रहा। और मैं उसको वैसा का वैसा ही पाठक के सामने रखना चाहता हूँ, और जनरली मैं यथावत रखने में सक्षम होने लगा हूँ, ऐसा मुझे अब लगता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात वहाँ पे है वो ये है कि आप अपनी पीड़ा, अपना अनुभव पाठक को देना चाहते हैं, क्योंकि वो उस पीड़ा से बच सके।
और उसके लिए कम से कम मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि जो मैंने पीड़ा भोगी है वो मेरे पाठक ना भोगें, वो उसे पढ़ते समय उस बात को पूरी तरह अनुभव कर सकें, लेकिन उसके दर्द की चुभन से बच जाए। वो दर्द मैं आगे फैलाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उसके जो दुष्परिणाम है उससे अपने पाठक को बचाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरे एक लेखक की पहचान है और मेरे लेखन की भी पहचान है। दूसरी बात जो कम लेखकों में दिखती है, आपकी तो बहुत रचनाओं में है, इनफैक्ट लखनऊ की दीपक शर्मा हैं, उनकी बहुत सारी रचनाओं में है। वर्तमान लेखकों में कुछ हैं सीमित जो उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन पुराने लेखकों की बात करें तो रवीन्द्रनाथ टैगोर, और वो है पात्रों की इमोशनल इंटेलिजेंस। उनके बीच में जो मतभेद हैं, जो विचारों का टकराव है, उसको वो कितनी परिपक्वता के साथ हैंडल करते हैं। आजकल ऐसे बहुत से लेखक हैं जो कहते हैं आज हम वो बात बताएंगे जिससे हम कई लोगों के चेहरे पर तमाचा मारेंगे। तो ये जो तमाचा मारने वाली प्रवृत्ति है, ये एक सिरा है, लेकिन एक दूसरा सिरा वो है जिसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर के पात्र आपस में बात करते हैं, तब जब उनके विचार बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए होते हैं। और ये घर बाहर में देखें या और उनकी कहानियों में देखें, नौका डूबी में भी शुरुआत में देखें, उन सब में बहुत साफ दिखता है। और दुर्भाग्य से हिंदी साहित्य में उसका लोप होता चला जा रहा है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस वहाँ नहीं दिखती। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में ही उसका जो विलोपन हो रहा है धीरे धीरे। तो कई बार जैसे कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, तो वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण है, और साहित्यकार भी समाज में से ही आया है। वो उसी धरातल पे खड़ा है जिस धरातल पे बहुसंख्य समाज खड़ा हुआ है। मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। और शुरू में ऐसा लग सकता है कि ऐसी बात करने वाला लेखक अपने पाठक वर्ग से शायद मिसमैच कर रहा हो थोड़ा, लेकिन ये फिर भी महत्वपूर्ण है। जो सही है वो हमेशा सही रहेगा। मैं वन लाइनर लिखता हूँ कभी कभी, तो उसमें एक ये था, स्पोकन टू डेड फोन लाइन्स थ्रू आउट माई लाइफ, इफ़ माई टॉक मेक्स सेंस इट मेक्स सेंस एनी वे। तो वही बात है कि आप लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, और मैं लिख के अपनी बात छोड़ देता हूँ। अगर कोई पढ़ना चाहेगा, अगर किसी को उसमें सेंस मिलेगा, तो कम से कम वो वहाँ पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आप ढूंढने चलें और आपको वो विषय मिले ही नहीं। तो सिर्फ उस खाली जगह को भर रहा हूँ, वो मेरे लेखन की पहचान कही जा सकती। बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं कि अच्छा लिखने वाला कई बार कहानी के रूप में तमाचा जैसा कर लेते हैं, उसको सेंसिटिव होना भी ज़रूरी है। हमारे इंडियन समाज में बड़ा यूनिक समाज है हमारा। ए, बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इतने सप्रेशंस हैं जिन्हें कॉमन सेंस से हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। और साथ में एक और चीज़ मिला लीजिए, हमारे समाज में इसे बुरा नहीं मानते, जजमेंटल होना बुरा नहीं मानते। तो लेकिन ऐसे समाज में ना कहानियाँ भी बहुत सारी बनती हैं, और एक सेंसिटिव राइटर अगर ये सब चीज़ें देख पा रहा है, आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो आप बात कर रहे हैं, वो एक सुंदर कहानी बना पाए, वो ज़्यादा पढ़ने में काफ़ी लोग उससे रिलेट कर पाएंगे और पढ़ने में मज़ा आएगा। अनुराग, थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए। अंत में मैं ये कहूँगी कि निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, उषा प्रियंवदा, ये सब हमारे प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, और इस लड़ी में इस सम्मान के बाद आपका भी नाम शामिल हो गया है। ये सम्मान आपके लिए एकदम उपयुक्त है। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई।